तो समस्त को मोर नमस्कार। मो मो ना शुभान्वेश महापात्र। मु एनडीटीवी रो कोऑपरेटिव ट्रेनिंग विभाग रे कार्यरत। एई सत्र जार ना शीत ऋतु सबुचार उत्पादन एवं तार संरक्षण रे मु आपण मान स्वागत करूची एनडीटीवी तरफ। कार्यक्रम आज जोटा अच्छे सेटा होची शीत ऋतु रे सबुज चारा उत्पादन एवं यार संरक्षण। आमर एक्सपर्ट तांको नाम होची श्री विनोद विकी। से आमर पशु पोषण विभाग रु एठी जोग देइचंती। से आपनको चारा विषय कहिबे। अनेक गुडा चारा जोड़ा कि आम शीत दिन उत्पादन करि परिबा एवं तार कौन कौन फायदा मिलिबो से विषय रे श्री विनोद कुमार विकी आपनको जणाइबे। से हिंदी रे कहि आपन सारे कथावार्ता हेबे। मु भाबुची हिंदी रे बुझिया पे आपनको कोनोसी असुविधा हो नै एवं ଆପଣ ପ୍ରଶ୍ନ ଓଡିଆରେ ପଚାରି ପାରନ୍ତି। ମୁଁ ଅଛି ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ। ସେ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ହିନ୍ଦୀରେ ବୁଝେଇଦେବି ଏବଂ ସେ ଯୋଉ ଉତ୍ତର ଦେବେ ତାକୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି ବୁଝିବା ପାଇଁ। आ, आज के वेबिनार में हमारे साथ जुड़े सभी किसान भाइयों एवं बहनों को मेरा नमस्कार। जैसे कि आप जानते हैं हमारा जो विषय है आज का सर्दियों के मौसम में चारा उत्पादन एवं संरक्षण। चारे की अगर हम बात करें तो देखिए किसान भाइयों आपको भली भांति ज्ञात होगा कि जब भी हम दूध उत्पादन करते हैं तो दूध उत्पादन में जो हमारा 70% लागत आती है, लागत हमारा उस पशु के राशन में आता है। अब हमारे साथ बहुत सारे पशुपालक जो होते हैं पूछते हैं कि सर हम उत्पादन तो अच्छा करते हैं लेकिन हमारा मुनाफा बहुत कम हो पाता है। तो हम उन्हें यही बताते हैं कि मुनाफा आप दूध उत्पादन तो ज़्यादा ले रहे हैं लेकिन दूध उत्पादन के साथ में आपकी लागत भी काफ़ी ज़्यादा आती है। अगर आप लागत कम कर लें तो आपका शुद्ध जो मुनाफा है वो काफ़ी बढ़ सकता है। और वो किन कारणों से बढ़ता है? ज़्यादातर पशुपालक जो होते हैं वो कंसंट्रेट फीड से कैटल फीड ज़्यादा खिलाएंगे, अ, प, प, अ, खल ज्यादा खिलाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है पशु के राशन में लागत ज्यादा आ जाती है। हम हरे चारे को ज्यादा महत्व न देते हुए सोचते हैं कि जितना ज्यादा से ज्यादा हम अनाज खिलाएंगे, दाना खिलाएंगे, कैटल फीड खिलाएंगे, इससे हमारा पशु ज्यादा दूध उत्पादन देगा। लेकिन उसके साथ ही साथ क्या होता है हमारा पशु का दूध दूध उत्पादन लागत भी बढ़ती है। लेकिन अगर हम दूध उत्पादन लागत कम कर लें तो हम शुद्ध मुनाफा बढ़ा सकते हैं। इसको कम करने के लिए हम हरे चारे का सहारा ले सकते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि हरा चारा बहुत ही किफायती स्रोत होता है पोषक तत्वों का। इसी विषय में हम आगे चर्चा करेंगे कि हरा चारा खिलाकर हम कैसे अपने पशु का जो राशन है उसमें लागत कम कर सकते हैं, पशु का स्वास्थ्य कैसे हम बढ़ा सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा दूध उत्पादन हम कैसे ले सकते हैं। दूसरी बात आती है कि ज़्यादातर किसान भाई होते हैं चारा लगाने के लिए ज़्यादा जमीन का उपयोग नहीं करते हैं। ज्यादातर किसान भाई क्या करते हैं, जो छोटे किसान भाई है जिनके पास एक पशु है, दो पशु है, पांच पशु हैं, वो खेतों की मेड़ों से चारा काट कर अपने पशुओं को खिलाना ज्यादा सही समझते हैं, ना कि खेतों में पर्टिकुलर आप चारा लगाना। तो हम उसके बारे में भी चर्चा करेंगे कि अगर आपके पास कम जमीन है तो कम जमीन में आप ज्यादा चारा उत्पादन करके कैसे पशु के राशन का लागत कम कर सकते हैं। तो आगे इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम देखते हैं कि कौन कौन से चारे हरे चारे होते हैं, किसमें ज्यादा पोषक तत्व होता है, किस चारे को हम लगाएं जिससे हमको ज्यादा उत्पादन मिलेगा, किस चारे से हमको ज्यादा पोषक तत्व मिल सकता है। ये सारी हम आज चर्चा करेंगे इस विषय पर। देखिए किसान भाइयों आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा हम चर्चा करें कि अगर हमारा एक वयस्क पशु है तो जो कहते हैं कि सिद्धांत है कि जो हमारा पशु एक वयस्क पशु है उसके शारीरिक वजन का 10% हमको हरा चारा खिलाना चाहिए। उस हरे चारे में भी एक तिहाई दलहनी चारा होना चाहिए और दो तिहाई अन्य अन्य या अनाज वाला हरा चारा होना चाहिए। अब दलहनी चारा क्या होता है और अनाज वाला हरा चारा क्या होता है, आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा। तो दलहन चारा वो होते हैं जिनमें प्रोटीन की मात्रा 15% से ज्यादा होती है। अनाज वाले हरे चारा वो होते हैं जिनमें पशु को ऊर्जा ज्यादा मिलती है, काम करने की शक्ति ज्यादा मिलती है। अब आप सोच रहे हो दलहनी चारा क्या है ये। दलहनी चारा आप एक छोटे सिंपल भाषा में अगर मैं आपको समझाऊं तो आपने जितनी भी दालें वाली फसलें होती हैं, जितनी भी दलहनी फसलें होती हैं, दाना दाना दाल वाली, जैसे आपका चना है, अरहर है, इसी प्रकार से चारे वाली फसलों में बरसीम है, रिचका है, लोबिया है जिसको हम बरबट्टी भी कहते हैं। ये ऐसी फसलें हैं जिनमें प्रोटीन की मात्रा 15% से ज्यादा होती है। अनाज वाली फसलों की अगर हम बात करें जैसे मक्का है, ज्वार है, बाजरा है, जई है, ये सारी फसलें ऐसी होती हैं। सामान्यतः जो घास वाली फसलें होती हैं इनमें
एनर्जी ज़्यादा, ऊर्जा ज़्यादा होती है, जिससे पशु को कार्य करने की क्षमता ज़्यादा मिलती है। इसी प्रकार से हम अगर आगे देखें कि हमारा अगर कोई एक वयस्क पशु है जिसका शारीरिक वजन 400 किलोग्राम है, तो 10% उसके बॉडी वेट के हिसाब से, शारीरिक वजन के हिसाब से उसे 15 मीट्रिक टन या 150 क्विंटल हरा चारा की जरूरत पड़ती है पूरे साल भर में। इसी प्रकार हम देखें, अगर हम पास 1 हेक्टेयर जमीन है, तो 1 हेक्टेयर जमीन से हम तकरीबन 80 मीट्रिक टन हरा चारा उत्पादन ले सकते हैं, जिससे तकरीबन हम क्या है 5 वयस्क पशुओं को पाल सकते हैं। लेकिन यहाँ बात उठती है, आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि हम 1 हेक्टेयर जमीन क्यों चारे के लिए लगाएं। हमारे पास तो 5-6 पशु हैं, अगर हम पूरी जमीन चारे में लगा देंगे तो हम अपने लिए अनाज कैसे उत्पादन करेंगे, दूसरी फसलें कैसे लेंगे। तो उसका भी यहाँ पे हम चर्चा करेंगे कि आपको पूरे 1 हेक्टेयर जमीन में चारा लगाने की जरूरत नहीं है। आपके पास अगर आधा हेक्टेयर जमीन है या आधा एकड़ जमीन भी है, तो उतना भी बहुत है आपके लिए पशु पालने के लिए। देखिए, हमारे भारत में अगर हम देखें चारा फसलों के बारे में, उसका क्षेत्रफल देखें, तो ज्वार जो है सबसे ज्यादा क्षेत्रफल में लगाई जाने वाली चारा फसल है। उसके बाद आपका बरसीम आता है, रिचका आता है, चारा मक्का है, चारा बाजरा है, जई है, लोबिया है, ग्वार, वेलवेट बीन, राइस बीन। इसके अलावा बहुवर्षीय घासें या अन्य चारा फसलें आती हैं। बहुवर्षीय फसलें ऐसी फसलें हैं जिनको आप सिर्फ एक बार लगाएंगे खेतों में, और 3 से 4 वर्ष तक आप इससे हरा चारा लेते रहेंगे। सिर्फ आपको एक बार इसकी रुपाई करना है या इसकी बुवाई करना है, फिर आप 3 से 4 साल तक हरा चारा काटते रहिए। आपको बार बार इसकी बुवाई करने में लागत नहीं लगानी है। भारत में अगर हम देखें हरे चारे का मुख्य स्रोत कौन कौन सा है, तो आपने देखा होगा कि फसल अवशेष जो होते हैं, आपने देखा होगा ना, खेत में जब फसल हमारी तैयार है, हमने फसल काट ली है, जब थ्रेसिंग होती है, हार्वेस्टिंग होती है, तो जो सूखा भूसा बचता है, ज्यादातर हम अपने पशुओं को वही खिलाते हैं। चारा फसलें हैं, चारागाह या जंगल है, यहाँ से हम चारा उपलब्ध कराते हैं या पशु को चरने के लिए छोड़ दिया जाता है। हरा चारा खिलाने का महत्व, अब देखिए, मैं आपको बोल रहा था कि हरा चारा खिलाने से आप पशु पालन में जो लागत आ रही थी पशु के राशन में, उसको हम कैसे कम कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो यही है कि पोषक तत्वों का ये आर्थिक स्रोत है। 1 रुपए इसकी लागत अगर हम देखें, तो 1 किलो चारा आपका 1 रुपए से भी कम में जो है उत्पादित कर सकते हैं, जिसमें आपको प्रोटीन भी मिल जाता है, विटामिन भी मिल जाता है, ऊर्जा भी मिल जाती है, सभी मिनरल खनिज भी मिल जाते हैं। ठीक है। हरा चारा सुपाच्य भी होता है, जिसे पशु बड़े आसानी से और चाव से खाता है। आपने देखा होगा भूसा पशु आसानी से या चबाने में इतना रुचिकर नहीं होता, और दूध उत्पादन में भी कोई फायदा नहीं होता है। इसे आप सूखे भूसे में अगर मिलाकर खिलाते हैं, तो सूखे भूसे की पाचनशीलता भी बढ़ाता है। आपको पता होगा कि हमारा हरा चारा जो है 80 से 90% तक इसके भाग में पानी होता है। तो गर्मी के टाइम भी कि अगर हरा चारा उपलब्ध करा पाते हैं हम, तो पशु को ज्यादा पानी देने की आवश्यकता नहीं होती है। चारे की कम उत्पादकता की अगर बात करें, तो देखा होगा आपने, हम चारे के लिए मुख्य जमीन का उपयोग नहीं करते हैं। बंजर जमीन है या खेत की मेड़ों में हम लगा देते हैं, या फिर ऐसी जमीन में हम चारा लगाते हैं जहाँ पे कम उत्पादन आ रहा है। तो ऐसा नहीं है कि आप कम जमीन में आप सोचते हैं चारा लगाने से ज्यादा उत्पादन मिल जाएगा, हमारा दूध की लागत कम हो जाएगी। ये अन्य कृषि फसलों की तरह ही होती है हमारे अनाज चारा वाली फसलें, तो इनको भी हम ऐसी जमीन में लगाएं जो ज्यादा उपजाऊ हो, जिससे हम ज्यादा उत्पादन ले सकें। नई चारा किस्मों की गुणवत्ता युक्त बीजों का अभाव, आपने देखा होगा, चारा फसलें तो दूर की बात है, आप जो कृषि की अन्य फसलें जो होती है मुख्य फसलें, उसमें भी हम कभी भी नई किस्मों का उपयोग नहीं करते। हम सालों साल वही पुरानी किस्मों का उपयोग करते रहते हैं, जो हमारे अड़ोस पड़ोस के किसान भाई लगा रहे हैं। हमको लगता है कि नई किस्में लगाने से हो सकता है हमको ज्यादा उत्पादन ना मिले, लेकिन ऐसा नहीं है। नई किस्में चारा की या किसी भी अन्य कृषि फसलें तभी रिलीज की जाती हैं या संशोधित की जाती हैं, जब वो पिछली या पुरानी किस्मों से ज्यादा उत्पादन देती हो, रोग प्रतिरोधक ज्यादा हो, तभी हम ऐसी नई वैरायटियों को निकालते हैं। तो हमेशा कोशिश करें जब भी नई वैरायटी आए, तो आपके क्षेत्र के अनुकूल जो वैरायटी है, कृषि विशेषज्ञ से संपर्क करके, कृषि विज्ञान केंद्र होते हैं आपके पास, इनसे चर्चा करें विशेषज्ञों से, और नई नई वैरायटी के बारे में जानकारी लें। हमेशा कोशिश करें कि नई वैरायटी ही उपयोग करें। साथ ही साथ जब भी आप बीज का उपयोग करते हैं, तो कभी भी पुराना बीज का उपयोग ना करें। ऐसी संस्था से खरीदें जो आपको प्रमाणित बीज देता हो। अ, नई तकनीक की अगर बात करें, तो हम वही पुरानी तकनीकें अपनाते रहते हैं जो सालों से चली आ रही है, जो हम देखते आ रहे हैं। आप कोशिश करें कि नई नई तकनीकी जो भी आ रही है उनकी जानकारी लेने की आप कोशिश करें। ये आपको कृषि विज्ञान केंद्र, कृषि विश्वविद्यालय जो होते हैं,
इनसे आपको बड़े आसानी से उपलब्ध हो जाती हैं। खरपतवार की समस्या, देखिए हम कृषि की जो मुख्य फसल है उसमें भी खरपतवार बहुत कम ध्यान देते हैं, तो चारा फसल की तो दूर की बात है। लेकिन आपको ज्ञात होना चाहिए कि जो खरपतवार होता है वो हमारी फसल, मुख्य फसल से काफी ज्यादा कॉम्पिटिटिव होता है, प्रतिस्पर्धा करता है और ज्यादा स्ट्रोंग होता है। तो ये हमारी मुख्य फसल से ज्यादा ये पोषक तत्व लेता है, पानी लेता है, जिससे क्या होता है हमारी जो मुख्य फसल है वो उसका उत्पादन कम हो जाता है। तो कोशिश करें कि खेत में कभी भी खरपतवार ना बन पाए। मुख्य चारा फसलों की अगर हम बात करें तो इन्हें हम दो भागों में बांट सकते हैं, जायद या खरीफ। बरसात के मौसम में कहते हैं मार्च अप्रैल जून जुलाई। इसमें आप ज्वार मक्का बाजरा लोबिया ग्वार मकचरी राइस बीन, बहुवर्षीय घास जैसे संकर नेपियर पैरा घास गिन्नी घास का उपयोग कर सकते हैं। रबी या सर्दी के मौसम में हम बात करें जैसे अक्टूबर से दिसंबर जो भी हमारा सीजन चल रहा है, इसमें हम चारा फसलों में बरसीम जई रिचका चाइनीज केबेज चारा सरसों जिसे कहते हैं, राई घास कंद फसलें जैसे चारा चुकंदर सलजम गाजर, इनका भी उपयोग कर सकते हैं। आज का जो हमारा विषय है कि सर्दी के मौसम में हम चारा फसलों के बारे में जानकारी लेंगे, तो हम आज जो हमारा वेबिनार है इसमें हम रबी की फसलों या सर्दी वाली फसलों के बारे में चर्चा करेंगे। उत्पादकता हम कैसे बढ़ा सकते हैं, तो कुछ बिंदु हैं इसमें, ये बड़ी आसानी से आप इसको याद रख सकते हैं, अडॉप्ट कर सकते हैं। जैसे मल्टी कट और बहुवर्षीय फसलों की खेती करना, इसका मतलब क्या हुआ, ऐसी फसलें हमको लगाना है जिनको सिर्फ एक बार बुवाई करें या एक बार उसकी रुपाई करें, जिससे हमको बार बार ज्यादा से ज्यादा हमको कटिंग मिल सके, कटाई हम ले सकें। ऐसा नहीं है कि ऐसी फसल लगा दी आपने कि एक बार कटाई करा खेत खाली होगा फिर आप खेत की तैयारी करेंगे, लागत आएगी समय बर्बाद होगा। तो ऐसा नहीं करना, हमको मल्टीकट फसल या बहुवर्षीय फसलों का उपयोग करना चाहिए। नई प्रजाति जैसे हमने अभी चर्चा किया था, नई प्रजाति या हाइब्रिड बीजों का उपयोग ही करें। चारा खेती की शस्य क्रियाओं को अपनाना, ऐसा नहीं कि पुरानी किसी कृषि क्रियाएं जो चली आ रही जो हम देखते रहे वो उसी से हम खेती करें, ऐसा नहीं करना चाहिए। जो नई किस्म नई तकनीक आ रही है उसको हमको अडॉप्ट करना चाहिए। जैसे कि आपको भली भांति ज्ञात है कि अभी अचानक से कभी बारिश हो जा रही है कभी सूखा पड़ जा रहा है, सब ग्लोबल वार्मिंग जिसे कहते हैं। तो कृषि विशेषज्ञ जो होते हैं मौसम के बदलते अनुकूल के हिसाब से नई नई कृषि क्रियाओं का रिसर्च करते हैं, तो उनसे संपर्क करें और नई नई कृषि क्रियाओं के बारे में जानें। समय पर कटाई करना बहुत जरूरी है। समय पर कटाई करने से तात्पर्य यहाँ पर यह है कि कोई भी फसल एक का एक समय होता है जब उसमें सबसे ज्यादा पोषक तत्व होते हैं। मान लीजिए अगर मैंने बुवाई किया, बुवाई करने के 50 दिन में अगर मैं कोई फसल काटता हूँ तो उसमें कम मुझे पोषक तत्व मिलेंगे, लेकिन वही मैं 70 से 80 दिन पे या फूल वाली अवस्था पे या दाने पड़ने वाली अवस्था में फसल को काटता हूँ तो मुझे ज्यादा पोषक तत्व मिलते हैं। वहीं अगर मैं उसे 90 से 80 दिन पे जाने जाके काटूंगा तो मुझे पोषक तत्व कम होने लगते हैं। इसलिए समय पे कटाई करना बहुत जरूरी होता है। एकीकृत पोषक पोषण तत्व प्रबंधन, इसका मतलब ये है कि हम जो खेती करते हैं फर्टिलाइजर केमिकल फर्टिलाइजर यूरिया डीएपी एमओपी यही उपयोग करते रहते हैं, गोबर की खाद ज्यादा उपयोग नहीं करते हैं। कृषि विशेषज्ञ जो संस्तुति प्रस्तुत करते हैं, जो रिकमेंडेड डोज होता है वही आप उपयोग करें, गोबर की खाद भी उपयोग करें, फर्टिलाइजर का भी सही मात्रा में उपयोग करें। एकीकृत खरपतवार या कीट प्रबंधन, आपने ज्यादातर देखा होगा कि किसान भाई क्या करते हैं, केमिकल जैसे इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड फंजीसाइड या हर्बिसाइड का उपयोग ज्यादा करते हैं, ना कि खरपतवार को हाथों से निकालना निराई गुड़ाई करना। साहचर्य ऐसी फसलें लगाना जो कीट रोग प्रतिरोधक क्षमता वाली हो। चारे की बर्बादी बिना कुट्टी किए खिलाना, ये देखिए हमारे देश में सबसे बड़ी समस्या है कि हम चारा सीधे खेतों से काट कर लाते हैं और सीधे जानवर के सामने डाल देते हैं बिना कुट्टी के। तो उसमें क्या होगा, पशु पत्ती पत्ती खा लेगा और चारे का जो तना होता है वो छोड़ देता है, और यही तना हम सोचते हैं कि ये बर्बाद हो गया, पशु नहीं खा रहे थे, उसे उठा के हम कचरे में फेंक देते हैं, गोबर की खाद खाद में डाल देंगे या कूड़े में डाल देते हैं। अभी यहाँ देखिए समझने वाली बात यह है कि जब एक पौधा है तो पौधे में जो पत्तियां होती है वो भोजन बनाने का कार्य करती हैं, और पत्तियों में जो भोजन बनता है वो तने में जाके स्टोर होता है। उसके बाद जो तना है तने से दाने में या बीज में या अनाज में जाके इसका जो पोषक तत्व इकट्ठे होते हैं। लेकिन चूंकि हम हरा चारा दाना बनने से पहले या पूर्व वाली अवस्था में काट के पशु को खिलाते हैं, तो ज्यादा से ज्यादा पोषक तत्व तनों में होता है। तो तने क्या करते हैं, हमने जो पोषक तत्व हमको पशु को खिलाना है तो वो हमने उठा के कचरे में फेंक दिया। उसके बाद फिर हम बोलते हैं कि हमने पशु को हरा चारा भी खिलाया था लेकिन दूध उत्पादन कम हुआ। दूध उत्पादन का कम होने का कारण भी ये भी हो सकता है कि कुट्टी करके ना खिलाना। जो पोषक तत्व वो हमने पशु को खिलाया नहीं, तो हमेशा कोशिश करें कि कुट्टी करके ही चारा खिलाएं। कुट्टी करके चारा खिलाने से क्या होता है, पशु को चबाने में ज्यादा एनर्जी बर्बाद नहीं करनी होती, वो एनर्जी पशु अपने दूध उत्पादन में ला सकता है।
ठीक है। इसके अलावा आप देखा होगा आपने कि पशु को हम जो जो चारा डालते हैं वो प्लास्टिक के टब में या बर्तन में या सीमेंट के हम जो वो होता है उसमें नहीं डालते हैं, सीधे जमीन में चारा फेंक देते हैं। इससे क्या होता है, जमीन में चारा फेंकने से जमीन में जो खराब जगह है उसमें रोग वाले कीट या वायरस भी लगते हैं या फंगस लग जाएगी। पशु अस्वस्थ हो सकता है, उसका दूध उत्पादन भी इससे कम हो जाता है। तो कोशिश करें आप पशु को स्वच्छ जगह में या प्लास्टिक की शीट में या प्लास्टिक के टब में ही रख के चारा खिलाएं। जैसा कि मैंने आपको बताया था, हम अगर कुट्टी करके चारा खिलाते हैं तो 30% तक हम चारे की बचत कर सकते हैं, बर्बादी रोक सकते हैं इससे। देखिए किसान भाइयों, हम अभी नई उन्नत किस्मों की बात कर रहे थे। नई उन्नत किस्में अगर आपको चुनना है या अडॉप्ट करना है तो उसके बारे में चुनने से पहले हमको कुछ बातें ध्यान रखना चाहिए। जैसे बदलती जलवायु की परिस्थितियों के अनुकूल होना चाहिए, जैसे बेमौसम बारिश, उच्च तापमान ज्यादा हो रहा है, पानी का तनाव ज्यादा हो जाता है। रोग प्रतिरोधक किस्मों का चयन करें, जो रोग जैसे फफूंद है या कीट है इनके प्रतिरोधक होना चाहिए। अधिक हरा चारा उत्पादन देने की क्षमता भी होना चाहिए, जैसे अच्छा गुणवत्ता हो, सुपाच्य आसानी से पचा सके पशु, शुष्क पदार्थ ड्राई मैटर की मात्रा ज्यादा हो, प्रोटीन की मात्रा ज्यादा हो। हानिकारक तत्व का निम्न स्तर या सुरक्षित स्तर पर होना, इसका मतलब क्या है, कुछ ऐसी फसलें होती हैं जिनमें हानिकारक तत्व ज्यादा होते हैं। सही अवस्था पे ना काटने से पशु को नुकसान होता है, उसका दूध उत्पादन गिरने लगता है। जैसे ज्वार की अगर बात करें, इसमें HCN होता है। तो अगर हम जब हमने ज्वार की बुवाई किया है और बुवाई करने के 45 दिन के पहले ही हम कट करके पशु को खिलाते हैं तो वो HCN की मात्रा ज्यादा होने से पशु का स्वास्थ्य को हानि पहुंचती है। इसके हमेशा जब भी ज्वार आप काटें या कोई भी अन्य चारा फसलें आप जब भी काटते हैं तो हमेशा कोशिश करें कि 50% तक उसमें फूल आ जाए तभी आप काटें, या बुवाई के 50 से 60 दिन के बाद ही चारा फसल को काट के पशुओं को खिलाएं। लंबे समय तक हरा चारा और दूध देसी वाला चारा, इसका मतलब क्या है कि ऐसी किस्मों का चयन करें जिसमें हम अनाज भी ले सकें और अनाज लेते काटते समय या हार्वेस्टिंग करते समय हमारा चारा हरा रहे, या हम उसकी कड़वी बनाकर सुखा कर भी रख सकते हैं। तो इससे आपको अनाज भी मिल जाता है, साथ ही साथ आपको हरा चारा भी मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं रबी के मौसम में चारा वाली फसलों की। तो मक्का एक ऐसी फसल है जिसको आप तीनों सीजन में लगा सकते हैं। अगर हम देखें तो मक्का की जो चारा वाली फसलें हैं, ऐसे तो मक्का की अनाज वाली बहुत सारी किस्में हैं, लेकिन चारा वाली मुख्य फसलें तीन ही हैं, अफ्रीकन टॉल J1006 है, प्रताप मक्का चरी 6। इसमें सबसे ज्यादा चारा उत्पादन आपको अफ्रीकन टॉल से मिलता है। 50 टन प्रति हेक्टेयर आपको इससे चारा उत्पादन मिल जाता है। चारा या साइलेज के लिए मक्का। चारा तो आप जानते हैं, साइलेज के बारे में चारा तो थोड़ा आप सा मैं जानते हैं, बताऊं। साइलेज के बारे में थोड़ा सा मैं बताऊंगा। तो चारा साइलेज क्या होता है, साइलेज कुछ बड़ी बात नहीं है। हरे चारे को हम एक सही अवस्था में काट कर संरक्षित कर लेते हैं, जिससे उसके पोषक तत्वों की कम हानि होती है, और ऐसे समय में हम उपयोग करते हैं जब हमारे पास हरे चारे की कमी होती है। जैसे तो अगर हरा चारा हमको लगाना मक्का के लिए तो 50 इसका बीज दर हम 50 किलो लेते हैं। लाइन से लाइन की दूरी 30 सेंटीमीटर, और पौधे से पौधे की दूरी हमको 10 सेंटीमीटर रखना चाहिए। मक्का को अगर आप दाने के लिए लगा रहे हैं या भुट्टा साइलेज के लिए लगा रहे हैं तो हमको सिर्फ 20 किलो ही बीज की आवश्यकता पड़ती है, और लाइन से लाइन की दूरी हम 60 सेंटीमीटर रखते हैं और पौधे से पौधे की दूरी 20 सेंटीमीटर रखते हैं। अब आप सोच रहे होंगे इतनी दूरी रखने पे तो हमको कम चारा मिलेगा, कम उत्पादन मिलेगा, हमारे पास कम जमीन पे हम चारा लगा पाएंगे। ऐसा नहीं है। आप अगर मक्के को या किसी भी फसल को पर्याप्त मात्रा में स्पेस देते हैं तो पौधे को बढ़वार करने के लिए ज्यादा स्पेस मिलता है, जगह मिलती है, हवा पानी ज्यादा अच्छे से मिलता है, तो वो ज्यादा उत्पादन देता है। इसी प्रकार से हम अगर हम अगली फसल की बात करें, जई के बारे में, ओट जिसे कहते हैं अंग्रेजी में, ये ऐसी फसल है जिसको आप सिंगल भी लगा सकते हैं चारे के लिए, और इसे बरसीम के साथ या रिचका के साथ मिक्स करके भी लगा सकते हैं। इसका बुवाई का समय देखें तो अभी अक्टूबर से 15 नवंबर उचित समय होता है। बीज दर की मात्रा देखें तो इसमें 75 से 100 किलो प्रति हेक्टेयर की दर रखते हैं। अगर हम समय पर बुवाई कर रहे हैं तो 75 kg प्रति हेक्टेयर के हिसाब से हमको बीज लगता है, और हम अगर लेट हो गए बुवाई करने में, नवंबर दिसंबर में बुवाई कर रहे हैं, तो हम 100 किलो इसका बीज दर आपको लगता है। उर्वरक की बात करें तो 120 किलो इसमें आपको नाइट्रोजन लगेगा, 60 किलो आपको फास्फोरस देना होगा, और 40 किलो आपको पोटास देना होगा। यहाँ पर आपको जो नाइट्रोजन की मात्रा है वो 50% देंगे हम, मतलब कि 60% हमको नाइट्रोजन देना है, और 60 और 40 किलो आपको पोटास और फास्फोरस की मात्रा दे देनी है। बाद में पहली कटाई के बाद आप उसकी आधी मात्रा जो है
छिड़काव करें, फिर नेक्स्ट कटे के बाद आप अगली जो है मात्रा, शेष मात्रा आप छिड़काव करें। अगर आपके यहाँ लवणीय या क्षारीय भूमि, लवणीय भूमि है जिसमें आपको, आपने देखा होगा कि भूमि जब पानी सूख जाता है तो उसके ऊपर सफेद सफेद परत हो जाती है, तो ऐसी भूमि में क्या होता है, हरा चारा कम होता है। तो उसके लिए भी एक अच्छी वैरायटी है, NDO 1 करके है, जो लवणीय सहनशील करने की क्षमता रखती है। तो इस वैरायटी का भी आप उपयोग कर सकते हैं। अगली फसल की हम बात करें बरसीम की, तो देखिए बरसीम एक ऐसी फसल है जो सबसे पोषक पौष्टिक होती है। इसमें प्रोटीन की बात करें तो 16 से 19% तक आपको इसमें प्रोटीन मिलता है। ऊर्जा की बात करें तो 65% में ऊर्जा भी होती है। और इसमें अगर पाचनशीलता की बात करें तो 35% तक ये पाचनशील होती है। साथ ही साथ इसका एक फायदा और होता है कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण का गुण भी इसमें पाया जाता है। क्या मतलब है वे नाइट्रोजन स्थिरीकरण का? आपने देखा होगा जितनी भी दलहनी फसलें हैं उनकी जड़ों को आप देखिए कभी निकाल कर, तो छोटी छोटी उसमें गांठें होती हैं। उन गांठों में राइजोबियम बैक्टीरिया होता है। हर फसल के लिए अलग अलग राइजोबियम की स्पीसीज होती है। तो नाइट्रोजन, वो जो बैक्टीरिया राइजोबियम बैक्टीरिया, वो वायुमंडल से नाइट्रोजन लेकर जमीन में स्थिरीकरण करता है। खुद तो पोषक तत्व लेता है, जो बचा हुआ रहता है वो जमीन में छोड़ता है। इससे क्या फायदा होगा कि अगले आने वाली फसल के लिए हमको खेत में ज्यादा नाइट्रोजन या यूरिया की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बरसीम की अगर हम औसतन उपज की बात करें तो ये 60 से 70 मीट्रिक टन हरा चारा आपको उत्पादित करके देता है 5 से 6 कटाई में। अगर इसकी अच्छी उन्नत किस्मों की बात करें तो जवाहर बरसीम 5 है, हिसार बरसीम 2 है, बुंदेल बरसीम 3, BL 43, ये अच्छी कुछ वैरायटियां हैं जिनको आप एडॉप्ट कर सकते हैं। बरसीम में हम अगर मिश्रित फसल की बात करें, मिश्रित फसल का मतलब क्या है यहाँ पर कि आप बरसीम के साथ में जई, सरसों, राई ग्रास को मिक्स करके आप बुवाई करते हैं तो ज्यादा चारा उत्पादन भी ले सकते हैं। अभी देखिए अगर हम यहाँ पर देखें कि बरसीम जो है, अगर सिर्फ हम बरसीम की बुवाई करते हैं तो हमको पहली कटाई में 12 टन ही हरा चारा मिल पाता है। और टोटल चारा उत्पादन देखिए बरसीम की सिंगल फसल से तो हमको 77 मीट्रिक टन ही हरा चारा मिलता है। वहीं अगर आप मिक्स फसल के साथ देखें, बरसीम जई, बरसीम सरसों, बरसीम राई ग्रास, या बरसीम सरसों या राई ग्रास के साथ मिक्स करके बुवाई करते हैं, तो पहली कट में देखिए बरसीम में आपको 12 टन हरा चारा मिल रहा था, तो यहाँ आपको सबसे ज्यादा 21 टन चारा हरा मिल रहा है। कुल चारा आपको 77 मीट्रिक टन मिल रहा था सिंगल बरसीम से। वहीं आपको बरसीम सरसों राई ग्रास मिला के बुवाई करने से 95 टन हरा चारा आपको मिल पा रहा है। तो उसके पदार्थ की बात करें, प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन भी सबसे ज्यादा मिल रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से भी आप बुवाई कर सकते हैं। बरसीम जब आप बुवाई करते हैं तो इसकी पहली कट आपको जनवरी प्रथम सप्ताह से मिलना चालू होती है। उसके बाद आप 30 से 45 दिन में दूसरी कट के लिए तैयार हो जाती है। इस प्रकार ये आपको मार्च अप्रैल तक कटिंग इसकी आपको मिलते रहती है। रिचका की बात करें हम, तो रिचका भी बरसीम की तरह ही होता है। इससे भी आपको चारा उत्पादन की हम बात करें तो 65 से 110 टन हरा चारा इससे आपको मिल जाता है। ये आपको 6 से 9 कटाई तक देता है और ये आपका अप्रैल मई तक इसमें आप हरा चारा ले सकते हैं अगर पानी की उपलब्धता है। बीज दर की बात करें तो 20 से 25 किलो प्रति हेक्टेयर इसमें बीज लगता है। उर्वरक, इसमें उर्वरक की बात करें तो कम लगता है बरसीम की तुलना में। 30 किलोग्राम आपको नाइट्रोजन लगेगा, 60 किलोग्राम फास्फोरस और 80 किलोग्राम आपको पोटास लगता है। प्रोटीन की अगर बात करें तो इसमें 18% आपको प्रोटीन मिल जाता है। कैल्शियम फास्फोरस की बात करें तो 2% इसमें मिलता है। इसकी उन्नत या अच्छी किस्मों की बात करें तो आनंद 2, चेतक है, T9 है, अलमदार है। बहुवर्षीय किस्मों की बात करें तो RL 88, आनंद लोसन 3। बहुवर्षीय मतलब आप इसको एक बार बुवाई करेंगे तो तकरीबन आप 3 साल तक इससे कटिंग ले सकते हैं। और जो आनंद 2, चेतक, T9, आलमदार जो वैरायटी हैं ये 1 साल तक के लिए ही इसमें आप चारा ले सकते हैं। आपने देखा होगा रिचका में एक समस्या आती है अमरबेल की। आपने देखो अमरबेल आपको जो फोटो में दिख रहा है ये आपने बहुत सारी जगह भी देखा होगा। तो ये जो है इसको आप दूर कैसे करें? तो जब आप बुवाई करते हैं तो बुवाई के 14 दिन के बाद आप इसमें पेंडिमेथलिन 500 ग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से बुवाई के 14 दिन के बाद 500 लीटर पानी में मिक्स करके छिड़काव कर सकते हैं। या बुवाई से पहले बीजों को 1% नमक के घोल में थोड़ा आप डुबा के रखते हैं, तो जो ये अमर बेल है इसका बीज जो है हल्का होने के कारण ऊपर आ जाता है, तो आप आसानी से निकाल के अलग कर सकते हैं। कम अवधि की चारा फसलें जैसे सूरजमुखी, चारा सरसों, तोरिया, चाइनीज कैबेज, गोभी और सलजम। क्या मतलब है इसका?
अभी देखिए अभी हमारा जो रबी का सीजन चल रहा है अक्टूबर नवंबर, इसमें अब हम सिर्फ बुवाई कर पा रहे हैं, और हमको जो कटाई चारे की मिलना चालू होगा वो दिसंबर के बाद चालू होता है। तो इस समय अब हरा चारा ऐसी कौन सी फसल लगाएं जो कम समय में हमको जल्दी हरा चारा दे दे। तो चारा सरसों आता है, चाइनीज केबेज है, सूरजमुखी है, इनको आप जब सितंबर में बुवाई करते हैं तो आपको जल्दी ये 45 दिन में ही हरा चारा देने के लिए तैयार हो जाती है कटिंग के लिए। साथ ही साथ आपने देखा होगा, अगर कोई किसान भाई अगर धान की खेती करते हैं तो धान की जब हार्वेस्टिंग होती है, कटाई होती है, तो उस खेत में नमी रह जाती है। उस नमी का हम उपयोग नहीं कर पाते हैं, तो उस नमी का भी हम उपयोग कर सकते हैं, उस नमी में ही लगा के हम एक फसल में ये कटाई ले सकते हैं, तो आपको पानी देने की जरूर आवश्यकता नहीं पड़ती है। बहुवर्षीय चारा घासों की अगर हम बात करें तो बीएन हाइब्रिड या नेपियर घास भी कहते हैं, ये सबसे ज्यादा हरा चारा उत्पादन देने वाली वैरायटी है। इसे आप अगर एक बार लगाते हैं तो ये 5 से 6 साल तक आपको कटिंग देता रहता है। इसको लगाने का जो तरीका होता है, स्टेम कटिंग से, तने से, या जड़ से भी इसकी हम रुपाई कर सकते हैं। इसकी अगर उन्नत किस्मों की बात करें तो BNH10 है, BNH11 है, को 5, को 6, ये कुछ नई वैरायटी निकल के आई हैं जो ज्यादा से ज्यादा चारा उत्पादन देती है। उत्पादन की अगर बात करूं तो 250 से 300 मीट्रिक टन तक आपको हरा चारा उत्पादन देती है। पोषक तत्व की बात करें तो 7 से 8% में प्रोटीन भी होता है। देखिए अब यहाँ पे लगाने का तरीका बता रहे हैं कि इसको जड़ से भी लगा सकते हैं और तने से भी। अब तने से अगर आप इसकी रुपाई करते हैं तो रुपाई करने के लिए 1 फीट की कटिंग करते हैं तने की, और जिसमें 2 गांठें होती हैं ऐसा तना हम लेंगे। लगाने के लिए हम खेत में लाइन से लाइन की दूरी 3 फीट रखते हैं, पौधे से पौधे की दूरी जो है हमको 2 फीट या 1.5 फीट आप रख सकते हैं। इस प्रकार से 1 एकड़ में आपको तकरीबन 8,000 से 10,000 कटिंग लगेगा। अब देखिए मैंने आपको बोला था कि हम कम जमीन में ज्यादा चारा उत्पादन कैसे ले सकते हैं, कि हमको ना ज्यादा चारा हम जमीन लगाना है और उससे हम चारा भी ले सकते हैं, हम पशु को भी पाल सकते हैं। तो देखिए आप अगर कोई भी अन्य कृषि की फसलें लेते हैं या कोई भी चारा फसल ले रहे हैं या कोई मुख्य फसल ले रहे हैं, तो उसके बीच में आप लाइन से लाइन की दूरी जो है नेपियर को लगाने की 4 से 7 मीटर की दूरी आप इसकी रुपाई कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि बीच में जो 4 से 7 मीटर की दूरी है, मतलब आपका 12 से 17 18 फीट की जो दूरी है, इसमें आप आसानी से कोई भी कृषि अन्य फसलें ले सकते हैं, और 1 एकड़ में तकरीबन 10 से 12 लाइन आपकी आ जाती हैं। इससे आप 5 से 6 पशुओं को आसानी से हरा चारा उपलब्ध करा सकते हैं। कटाई का मैंने आपको बताया, जब इसको बुवाई करते हैं या रुपाई करते हैं तो पहली कटाई हम इसको 3 महीने के बाद लेते हैं ताकि अच्छे से इसकी जड़ जम जाए। उसके बाद आप 45 से 60 दिनों के अंतराल में इसकी कटिंग ले सकते हैं, लेकिन 45 दिन भी ज़्यादा हो जाता है, ये 35 से 40 दिन में ही कटिंग के लिए तैयार हो जाता है। मतलब अगर आपने 1 एकड़ में 12 से 13 लाइन लगा दी है, तो जब पहली लाइन से दूसरी लाइन काटने जाएंगे, आपकी अब जब लास्ट लाइन काटेंगे 10 12 लाइन, तब आपकी पहली लाइन कटिंग के लिए तैयार हो जाएगी। इस प्रकार से क्या आपको रोटेशन चलते रहता है, आपको चारा मिलता रहेगा, आप कटिंग करते रहिए और चारा आपका तैयार होता रहेगा। दूसरी फसल की हम बात करें गिन्नी घास, तो ये भी नेपियर की तरह होती है। इसे आप एक बार बुवाई करते हैं तो भी आपका 5 से 6 साल तक चलते रहता है। लेकिन इसका एक फायदा और है कि इसे आप छाया वाली जगह में लगा सकते हैं, जहां पर आपके अगर कोई बगीचा है, आम का बगीचा है, संतरे का बगीचा है, या कोई भी अन्य फसल का बगीचा है, तो उसके बीच में जो खाली जगह पड़ी होती है, छाया वाली जगह है, तो वहां हम इसको लगा के भी चारा का उत्पादन ले सकते हैं। अन्य चारा घासों की अगर हम बात करें तो अगर आपके यहाँ कम पानी है या पानी की व्यवस्था नहीं है, तो आप जैसे नंदी घास है, रोड्स घास है, सेवन घास है, इसको लगाकर आप चारा उत्पादन ले सकते हैं। या आपके यहाँ अगर ज्यादा बारिश हो रही है, खेतों में 1 फीट तक पानी भरा हुआ है, तो आप पैरा घास भी लगाकर चारा उत्पादन ले सकते हैं। या आपके यहाँ 10 से 15 दिन कंटिन्यूस बारिश हो रही है, तो आप जॉब स्टीयर भी लगा सकते हैं। चारा फसलों के बारे में हमने बात किया है, अभी हम थोड़ी सी एक अलग फसल के बारे में बात करते हैं। आपने मोरिंगा का नाम सुना होगा, मोरिंगा सहजन, इसे आप मुनगा के नाम से भी जानते हैं। ये एक ऐसा फसल है जो नई चारे की फसल के रूप में उभर के आ रहा है सामने, क्योंकि ये पौष्टिक होता है, ज्यादा चारा उत्पादन भी देता है, साथ ही साथ ये पोषक तत्व और इसके मेडिसिनल वैल्यू होने की वजह से पशु का स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है, दूध उत्पादन भी बढ़ता है, और पशु की जो राशन में लागत है हम वो भी कम कर सकते हैं। सहजन या मोरिंगा की अगर मैं महत्व की बात करूं तो आप सिर्फ इसी बात से इसका महत्व समझ सकते हैं कि अगर इसकी पत्ती का पाउडर, मोरिंगा की पत्ती का पाउडर अगर आप बाजार में खरीदने जाते हैं तो सिर्फ 100 ग्राम पत्ती का पाउडर ही आपको 100 से 150 रुपए का मिलता है। मतलब कहने का, अगर 1 किलो मोरिंगा पत्ती का आप पाउडर लेने जाएंगे तो आपको 1,500 से 2,000 रुपए तक भी मिलता है ये। आप समझ सकते हैं कितना पौष्टिक है, जिसकी डिमांड इतनी ज्यादा है। अगर यही चीज हम पशु को खिलाएंगे तो हमारे पशु का स्वास्थ्य कितना अच्छा हो सकता है।
मोरिंगा की सहजन की अगर हम अच्छी किस्मों की बात करें तो PKM 1 PK 2 वैरायटी है। हरा चारा इससे आप 5 कटाई ले सकते हैं पूरे साल भर में, और 100 टन तक इससे आप हरा चारा उत्पादन ले सकते हैं। और इसे वर्ष वर्ष में कभी भी लगा सकते हैं। पोषक तत्व की बात करें या पोषक तत्व की बात करें तो प्रोटीन इसमें 16 से 18% तक होता है। फाइबर की बात करें तो इसमें 36% आपको रेशा या फाइबर मिल जाता है। इसके अलावा अगर आपके यहाँ कोई किसान भाई है जिसके यहाँ पे पानी की समस्या होती है, गर्मी के टाइम पे पानी नहीं मिल पाता, तो एक कांटा रहित चारा नागफनी होता है, जिसको आप नागफनी देखा होगा, लेकिन आपने जो देखा होगा वो जंगली होता है और उसमें बड़े बड़े कांटे होते होंगे। ये एक ऐसा नागफनी का किस्म है जिसमें कांटे नहीं होते हैं, तो इसे भी आप चारे के रूप में लगा के चारा उत्पादन ले सकते हैं। अब हम आगे चल के बात करते हैं चारा संरक्षण क्या है। चारा संरक्षण की जरूरत क्यों है। आपने देखा होगा कि हमारा पशु ज्यादा दूध उत्पादन तो दे रहा है, बरसात के टाइम पे बिल्कुल हरा चारा उसको मिल रहा था, लेकिन अक्टूबर नवंबर या मार्च अप्रैल में जब हरे चारे की कमी होती है तो हमारे पशु का दूध उत्पादन कम होने लगता है, लागत बढ़ जाती है, हमारे हमें दूध उत्पादन में मुनाफा नहीं मिल पाता है। तो चारा संरक्षण का मतलब यही है कि जब हमारे पास ज्यादा चारा होता है या हमारे पास पानी की व्यवस्था है तो ऐसे समय में हम ज्यादा चारा उत्पादन करके उसे संरक्षित कर लें। संरक्षित करना मतलब पोषक तत्वों की हानि या नुकसान किए बिना चारे को लंबे समय तक हम सुरक्षित रखें। और जब हरे चारे की कमी होती है तब हम पशु को हरे चारे के विकल्प के रूप में इसे खिला सकते हैं। इसे हम दो प्रकार से कर सकते हैं, एक तो साइलेज बनाकर कर सकते हैं संरक्षित, और दूसरा होता है हे बनाकर। साइलेज के बारे में मैंने आपको बता दिया था। हे क्या होता है, हे फूल वाली अवस्था में जब हमारी फसल आ जाती है तो उसको काट कर 15% या 14% से कम नमी तक हम उसको सुखा कर लंबे समय तक हम उसको स्टोर करके रख सकते हैं। चारा संरक्षण का उद्देश्य मैंने आपको बता ही दिया है कि बरसात या सर्दी के मौसम में अतिरिक्त हरे चारे का भंडारण हम कर सकते हैं। उत्पादित हुए अतिरिक्त चारे की बर्बादी को हम रोक सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हरे चारे की कमी के दौरान, जैसे गर्मी सर्दी मैंने आपको पहले बताया था, तो हम इसमें हरे चारे की उपलब्धता भी सुनिश्चित कर सकते हैं। इसके लाभों की अगर हम बात करें तो जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि हर एक फसल का एक समय होता है जिस समय में सबसे ज्यादा उसमें पोषक तत्व होते हैं। तो साइलेज बनाना है, हे बनाने को हम उस अवस्था में काटते हैं जब हमारी फसल में सबसे ज्यादा पोषक तत्व होते हैं। इसे हमने क्या किया, ज्यादा से ज्यादा पोषक तत्व हार्वेस्ट कर लिए, कटाई कर लिए। हम खेत में एक ही दिन में फसल को निकाल लेते हैं तो क्या होता है, हमारा खेत जल्दी खाली हो गया, मतलब हम अगली फसल जल्दी ले सकते हैं। इसका मतलब यह है कि एक साल में हम एक ही खेत से हम ज्यादा से ज्यादा फसल लेकर चारा उत्पादन ले सकते हैं। साल भर हम पशु को हरा चारा उपलब्ध करवा सकते हैं। खेती में मुनाफा बढ़ा सकते हैं इससे आप। अब बात करते हैं हे की। हे क्या है, हरी घास को नमी, मैंने आपको बताया था, न्यूनतम स्तर तक सुखाकर संरक्षित करना जिससे सूक्ष्म जीवों की गतिविधि कम हो जाए। अगर फसल में नमी की मात्रा ज्यादा रहेगी तो फसल क्या होने लगती है, सड़ने लगती है। तो हम इसको अगर कम मात्रा कर दें इसमें, इसकी जो नमी की है या पानी की मात्रा कम कर दें तो इसको हम लंबे समय तक बचा कर रख सकते हैं। हे बनाने के लिए आप रिचका का उपयोग कर सकते हैं और जई का उपयोग कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे होंगे, फसल जब फूल वाली अवस्था में आ गई थी या दाना पड़ने लगा इसमें, तो इसको काट के खेत में हमने छोड़ दिया और 7 से 8 दिन तक हम खेतों में इसे उलट पलट करके सुखाते रहते हैं। अच्छा, इस अवस्था में काटने से क्या होता है, फसल की पोषक तत्व की मात्रा कम नहीं होती। वहीं अगर आप सूखे चारे की बात करें, भूसा की, तो भूसा में आपको 1 से 2% तक ही प्रोटीन की मात्रा मिलती है। लेकिन हे बनाने के लिए जब हम सही अवस्था में काटते हैं तो हमको प्रोटीन की मात्रा बरसीम में 14 से 15% तक मिल जाती है। आ, जई में या ओट में आपका 9 से 10% तक प्रोटीन की मात्रा आपको मिल जाती है। मतलब कहने का ये है कि हम सही समय पर कटाई करके इसको संरक्षित करेंगे, पोषक तत्व की हम हानि होने से बचा सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे जई का हरा जो है बना रहे हैं हम, किस प्रकार से सही अवस्था में हमने इसको काटा है, सुखाया है और इसको स्टोर करके रख सकते हैं। इसी प्रकार से ज्वार के बारे में बात करें, बहुकट बहुवर्षीय ज्वार होती है। दो वैरायटी है, को 31 और को FS 29। ये एक ऐसी फसल है जिसको आप एक बार बुवाई करते हैं तो 3 वर्षों तक इसकी आप कटाई करते रहते हैं। इसका हम हे में भी उपयोग कर सकते हैं क्योंकि इसका तना पतला होता है, सॉफ्ट होता है, मुलायम होता है, तो ये आसानी से सूख जाता है। इसका हम उत्पादन की बात करें तो 190 मीट्रिक टन तक हरा चारा हम इससे ले सकते हैं। हे का भंडारण यहाँ पे देखिए किस प्रकार से किया गया है। इसको आप बेल बनाकर भी रख सकते हैं या फिर बंकर में रख सकते हैं स्टोर करके। अब हम साइलेज की बात करते हैं। तो साइलेज क्या है, साइलेज कुछ नहीं है, हरे चारे का वायु रहित अवस्था में तैयार अचार है। मतलब वही है कि फसल जब आपकी सही अवस्था में आ गई थी तो हमने उसको काटा है, कुट्टी किया है
और वायु रहित अवस्था में दबा दबा कर प्रेस करके अच्छे से पैक करके रख दिया है, और कम से कम 45 दिन के लिए आप इसको छोड़ देते हैं। देखिए, साइलेज बनाने के लिए इसमें जो औसतन जो नमी की मात्रा होती है 35% से कम होनी चाहिए, और ड्राई मैटर या शुष्क पदार्थ की मात्रा 35% से ज़्यादा होनी चाहिए। साइलेज बनाने के लाभ मैंने आपको पहले ही हमने डिस्कस कर चुके हैं। साइलेज बनाने का तरीका देखिए, आप साइलेज बंकर में बना सकते हैं, सीमेंट के टैंक बनाकर, सरफेस साइलो बंकर जिसे बोलते हैं हम, या साइलेज के बैग का उपयोग कर सकते हैं, या प्लास्टिक का बैग ड्रम हम उपयोग कर सकते हैं। सिंपल सा इसका प्रिंसिपल होता है, सिद्धांत होता है कि फसल को सही अवस्था में काटना है, कुट्टी करना है बारीक, कुट्टी करके एक 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 फीट की लेयर बनाकर उसको हम अच्छे से प्रेस करके दबाकर जब फुल हो जाता है आपका पिट या बैग, इसको अच्छे से एयर टाइट पैक करके आप छोड़ सकते हैं। एडिटिव की अगर बात करें, कुछ किसान भाइयों के मन में, जो किसान भाई जानते होंगे साइलेज के बारे में, तो उनके मन में सवाल उठ रहा होगा कि एडिटिव भी इसमें कुछ ऐड कर सकते हैं क्या, जैसे गुड़ है ना, नमक है, इसका हम उपयोग कर सकते हैं। लेकिन इसका उपयोग हम तब करते हैं जब हमारी फसल ज्यादा मैच्योर हो गई, या उसमें पोषक तत्वों की मात्रा कम थी, या घुलनशील कार्बोहाइड्रेट या जो शर्करा होती है, मिठास थी, वो कम थी, तब हम इसका उपयोग करते हैं। लेकिन अगर सही अवस्था में हमने फसल को काटा है, तो आपको कुछ भी मिलाने की जरूरत नहीं है, ये 45 दिन में साइलेज बनकर तैयार हो जाता है। साइलेज बनाने की विधि मैंने आपको बताई दिया था। फसल कौन कौन सी है जिसका हम साइलेज बना सकते हैं, तो ऐसी फसल लेना है जो मीठे और रसदार तने वाली हो, जैसे मक्का, ज्वार, जई, जौ, गेहूं, ट्रिटिकल, इनका हम उपयोग कर सकते हैं साइलेज बनाने के लिए। इनके तने में क्या होता है, जो जूस होता है काफी मीठा होता है, रसदार होता है। और साइलेज बनने की एक प्रक्रिया होती है फर्मेंटेशन या किण्वन। इस किण्वन में या फर्मेंटेशन में एक बैक्टीरिया होता है लैक्टोबैसिलस, ये फर्मेंटेशन का काम करता है, और इसे अपनी ग्रोथ या काम करने के लिए जो है कार्बोहाइड्रेट की जरूरत होती है। तो ऐसी जो मीठे रसदार तने वाली फसलें होती है, मक्का, ज्वार, बाजरा, इनमें ज्यादा होती है। साइलेज बनाने की प्रक्रिया मैंने आपसे पहले ही डिस्कस किया था। सही अवस्था में चारे की कटाई करें, 1 से 2 सेंटीमीटर टुकड़े में कुट्टी करें, कुट्टी किए गए चारे को साइलों में 30 सेंटीमीटर की परत या 1 फीट के लेयर तक भरें। कुट्टी के चारे को अच्छे से दबाएं, जितना अब इसको दबाएंगे, जितनी इसकी अब हवा निकालते हैं, उतना ही अच्छी क्वालिटी का आपको साइलेज मिलता है। यदि एडिटिव की बात जैसे मैंने बताया था, इसकी आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी अगर आप सही अवस्था में काट रहे हैं। फिर भी अगर आपकी फसल में पोषक तत्व की कमी है, तो 1 टन पे तकरीबन आपको 10 किलो गुड़ का पानी का छिड़काव करना चाहिए। साथ ही साथ आप नमक का उपयोग भी कर सकते हैं, लेकिन नमक का उपयोग जब ऊपरी परत, जब आपका साइलेज बैग भर जाता है, तो ऊपरी परत में अगर नमक का आप छिड़काव कर देते हैं, तो उसमें जो हवा अगर थोड़ी बहुत जा रही होगी, तो उसमें फंगस का अटैक होने से फसल आपकी खराब नहीं होगी। इसके बाद जब आपका साइलेज पीट पूरी तरीके से भर जाता है, तो इसे आप प्लास्टिक शीट से कवर कर दें, या सूखा भूसा या टायर लगाकर प्लास्टिक को दबा दें, और तकरीबन कम से कम 45 दिन के लिए छोड़ दें। 45 दिन के बाद ये बनकर तैयार हो जाएगा। अब जरूरत यहाँ पर नहीं है कि 45 दिन के बाद आपका साइलेज बनकर तैयार है तो उसको खिलाना चालू करें। अगर आप इसको 1 से 1.5 साल तक नहीं खोलते हैं बैग को या पिट को, तो ये खराब नहीं होगा, बशर्ते इसमें आपको हवा नहीं लगनी चाहिए। गुणवत्ता की अगर हम बात करें, तो अच्छी क्वालिटी का जो साइलेज होता है उसका पीएच जो है 3.5 से 4.2% तक होना चाहिए। साइलेज के लिए मक्का की कटाई की अगर हम बात करें, अब मैंने आपको बोला कि सही अवस्था में फसल को काटना है, तो आप कैसे पहचान पाएंगे कि आपकी फसल सही अवस्था में आ चुकी है। तो अगर आप साइलेज मक्के का बनाना चाहते हैं, तो मक्के का जो भुट्टा तैयार होगा, मतलब 70 से 80 दिन के बीच में भुट्टा मक्के में आ जाता है, तो भुट्टे को आप तोड़ें बीच में से। उसका आप जब दाना देखेंगे, अगर पीले कलर का दाना है उसका, तो दाना देखेंगे आप, ऊपर का 1/3 भाग पीला रह गया है, और 2/3 भाग जो है इसका सफेद हो गया है। इसका मतलब, इसको बोलते हैं हाफ मिल्क लाइन या आधी दूधिया अवस्था। इस अवस्था में क्या होता है, इसमें सबसे ज्यादा पोषक तत्व होते हैं। तो इस समय में अगर काट के आप बना रहे हैं, तो आपको कुछ भी ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ती है। अब बात आती है कि ये तो पीला दाना है, तो हमने पहचान लिया आधी सफेद हो गया दाना की लाइन, और आधा पीला है। वहीं अगर दाना सफेद हो, तब कैसे पता करेंगे? अगर फसल आपकी ज्वार हो या फसल आपकी जई हो, तब हम कैसे पता करेंगे कि सही अवस्था है? तो जब दाना पड़ने लगता है 70 से 80 दिन के बीच में, तो दानों को आप लीजिए, हाथ से क्रश करिए, और 5 मिनट के बाद आप देखेंगे हाथ में आपके सफेद कलर का पाउडर जम चुका है। इसका मतलब ये कार्बोहाइड्रेट, इसमें स्टार्च की मात्रा सही अवस्था में ज्यादा है। तो इस समय आप काट के फसल को सैलेज बना सकते हैं। सैलेज का भंडारण की बात करें, तो इसको आप साइलो बंकर में या बैग में या ड्रम में भी आप पैक करके रख सकते हैं। बस शर्त एक ही है कि इसको आपको एयर टाइट करना है,
अब जब साइलेज बनाने जा रहे हैं तो बैग में, पिट में या ड्रम में हवा नहीं लगनी चाहिए। अब साइलेज अगर खिलाने की बात करें, तो जब साइलेज आप 45 दिन के बाद तैयार हो गया, या 45 दिन के बाद जब भी आप साइलेज बैग खोल रहे हैं या पिट खोल रहे हैं, तो उसको पूरा नहीं खोल देना है। इसको एक साइड से थोड़ा खोलेंगे। उसके बाद जब साइलेज निकालेंगे, पशु को हम पहली बार खिलाने जा रहे हैं, तो साइलेज हम सिर्फ 5 किलो की मात्रा से स्टार्ट करेंगे, और साइलेज निकाल के तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए आप खुली हवा में रख दें। पहली बार पशु खाने जा रहा है, इसलिए उसमें लैक्टिक एसिड की जो स्मेल आ रही है, जो खुशबू आती है, वो थोड़ी कम हो जाएगी। फिर 5 किलो से आप धीरे धीरे इसको बढ़ा सकते हैं, और तकरीबन एक पशु को प्रतिदिन 15 से 20 किलो तक साइलेज सूखे भूसे या हरे चारे के साथ में मिक्स करके खिला सकते हैं। अब अगर हम साइलेज की बात करें कि साइलेज बनकर तैयार है, तो उसकी गुणवत्ता की बात करें, कैसे पता चलेगा ये आपका अच्छी गुणवत्ता का साइलेज बना है। तो साइलेज जब आप को पिट को या बैग को जब खोलते हैं, तो हल्का पीला या सुनहरे रंग का साइलेज आपको दिखेगा। नमी की मात्रा इसमें 35% से कम होती है, और शुष्क पदार्थ 25% से ज्यादा होता है। अब उसमें आप जब बैग खोलेंगे तो एक अजीब सी गंध आपको लगेगी, फ्रूटी स्मेल जिसको बोलते हैं। वो लैक्टिक अम्ल की गंध होती है, इसका मतलब का साइलेज बहुत अच्छा है। पीएच इसमें 3.5 से 4.2 तक होना चाहिए। तो आपको इसे ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। जब आप साइलेज फर्मेंटेशन होता है, साइलेज बनने की प्रक्रिया, तो पीएच अपने आप इसमें कम होने लगता है। फिर भी अगर कोई किसान जागरूक किसान है, ज्यादा इंटरेस्ट है, वो चेक करना चाहता है कि कैसे चेक करें, तो पीएच स्ट्रिप आता है, पीएच मीटर आता है, आप इनका उपयोग कर सकते हैं। लेकिन ये पीएच मीटर काफी महंगे होते हैं। तो आप बाजार में, मेडिकल शॉप में आपको पीएच स्ट्रिप यहाँ पर आपको दिख रही होगी, तो पीएच स्ट्रिप 50 रुपए के आसपास आती है, तो उससे भी आप पीएच चेक कर सकते हैं। पीएच चेक करने के लिए सिंपल सा आपको करना है कि साइलेज की जो मात्रा है, 50 ग्राम आप साइलेज का वजन कर लीजिए, और 150 ग्राम, 150 ml आप पानी ले लीजिए, और एक प्लास्टिक के बर्तन में या कांच के बर्तन में इसको आप अच्छे से 10-15 मिनट अच्छे से हिलाइए, पानी के साथ मिक्स करिए, और पीएच स्ट्रिप इसमें डुबा कर आप देखेंगे पीएच स्ट्रिप का जो कलर होगा, आप कलर मिक्स मैच करिए। जो कलर आपका मैच कर रहा है वो आपके साइलेज का पीएच होगा। यहाँ पर मक्के की साइलेज की, अगर अब मक्के से कोई पर्टिकुलर किसान साइलेज बनाना चाहता है, तो उसकी कृषि क्रियाएं दी गई हैं। इसके अलावा मक्के की तो हमारी बात हो गई। साइलेज हम ज्वार का भी बना सकते हैं। अगर ज्वार का आपको साइलेज बनाना है, तो दो बहुत अच्छी वैरायटियां हैं, CSH 24 MF और पंतचरी 6। ये इनका जो तना होता है सॉफ्ट होता है, मीठा होता है, और जूसी के होने के साथ साथ इसका चारा उत्पादन भी ज्यादा मिलता है। तो अब इसका भी आप साइलेज बना सकते हैं, साइलेज भी बना सकते हैं। ये चारे के लिए बहुत अच्छी फसल है। इसके अलावा चारे की एक किस्म और है, पंतचरी 5। ये दो उद्देश्य वाली, इसका मतलब ये है कि आप इसका साइलेज भी बना सकते हैं, या साइलेज नहीं बनाना है, चारे के लिए आप इस फसल को लगा रहे हैं, तो इसको आप बीज भी ले सकते हैं, अनाज भी ले सकते हैं, और अनाज लेते टाइम भी इसकी फसल हरी होती है, तो चारे में भी खिला सकते हैं, या सुखा कर इसको कड़वी बनाकर रख सकते हैं। तो अगर हम आज के विषय की वेबिनार का सारांश देखें, तो हमने ध्यान रखने वाली जो बातें हैं, अच्छा हरा चारा फसल प्रजाति का ही चयन करना चाहिए। उन्नत कृषि क्रियाएं जैसे खाद, बीज, कटाई, सिंचाई, रोग प्रतिरोधक, इनका हमको बहुत ध्यान रखना चाहिए। नए कृषि विज्ञान केंद्र जो होते हैं, जो कृषि विशेषज्ञ होते हैं, उनसे समय समय पर मिलते रहिए, नई नई कृषि की जानकारी लेते रहिए। हरा चारा संरक्षण जैसे साइलेज या हे बनाना है, तो आप ये भी करके रख सकते हैं। इसके अलावा चारा वृक्ष या झाड़ियां जो होती है, आप चारे के लिए वो भी उपयोग कर सकते हैं। जैसे खेत की जो मेड़े होती हैं, आप चारा वृक्ष लगाकर उसमें चारा उत्पादन लेकर भी पशु को चारा उपलब्ध करा सकते हैं, जिससे वो कम लागत, चारे की लागत, आपका राशन का जो लागत है वो कम करके हम दूध उत्पादन में बड़ा मुनाफा ले सकते हैं। धन्यवाद किसान भाइयों। धन्यवाद विनोद जी। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଜଣ ଜଣ କରି ଅନୁରୋଧ କରିବି ଯେ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କଣ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ସେଟା ଆପଣ ମାନେ ପଚାରନ୍ତୁ। ସାର୍ ନମସ୍କାର। ହଁ ନମସ୍କାର। ସାର୍ ନମସ୍କାର, ସୁମନ୍ତ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ସାର୍ କହୁଥିଲେ। ହଁ ସୁମନ୍ତ ବାବୁ କୁହନ୍ତୁ। ସାର୍ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ କଥା ବି ହେଇଥିଲି ମଝିରେ ଥରେ ମେସେଜ କରିକି। ଓକେ ସାର୍ ସାର୍ ଆମର ଏଇଟା ମାଟି ହଉଛି ମୋଟାଳ ମାଟି ସାର୍। ଓକେ ସାର୍ ଧାନ ଏବେ ଲାଗି, ଧାନ ପରେ ସାର୍ ପୁରା ଫାଙ୍କା ଏପଟ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଲ ରହେ। ହଁ ତ ସାର୍ ଆମେ ମକା ଲଗେଇ ପାରିବୁ କି ମୋଟାଳ ମାଟିରେ? ମକା ଆମେ ହଁ ଲଗେଇ ପାରିବୁ? ସେ ମୋଟାଳ ବିଷୟରେ ମାଟି ଚାହୁଁଥିଲି ସାର୍। ମାନେ, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ମୋଟାଳ ମାଟି ମାନେ ଆପଣ ଗୋଡି ଅଛି ନା କଣ କହୁଛନ୍ତି? ନା ନା ଗୋଡି ନୁହଁ, କାଦୁଆ କାଦୁଆ ମାନେ ଆଚ୍ଛା କାଦୁଆ ଟାଇପ ର ତାହେଲେ ତ ମାଟି। ଉର୍ବର ମାଟି ସେଟା। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା।
देखिए कोस्टल एरिया है तो वहाँ का जो जमीन है पानी है वो क्षारीय होता है। तो मक्का की फसल तो हम नहीं ले सकते, लेकिन उसमें ये रिचका लगा सकते हैं अगर पानी की व्यवस्था है तो। या जॉब स्टीयर करके आता है ना, रिचका लगा कर इसका वो कर सकते हैं। ସୁମନ୍ତ ବାବୁ କେତେ ଦୂର କୋଷ୍ଟାଲ ଏରିଆ ଆପଣଙ୍କ ଏରିଆରୁ? ପାଖରେ ପାରାଦୀପରୁ 40 କିଲୋମିଟର ହବ। ଲୁଣି ନୁହେଁ ସାର୍, କିନ୍ତୁ ମାଟି ସାର୍ हाँ ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି वही है। ଲୁଣି ନୁହେଁ। ମାଟି କଣ ଖାରୁଆ କି? हाँ ନା खारे ନା मिट्टी होगी। ଖାରୁଆ ନୁହେଁ, ଟିକେ ପାରାଦୀପ ପାଖାପାଖି ହେଲେ ଖାରୁଆ ହବ, କିନ୍ତୁ ଆମର ଏପଟ ବେଲଟା ଟିକେ ହଁ ଲୁଣି ନୁହେଁ, ମାନେ ସାମାନ୍ୟ ଲୁଣି ଏତେ ନାହିଁ ଏତେ ଟୋଟାଲି। ଖାରୁଆ ମାନେ ଖାରୁଆ ନାହିଁ ଏତେ କହିଲେ ଚଳେ। ଟୋଟାଲି ନୁହେଁ। ନା ନା ଖାରୁଆ हाँ ନାହିଁ। ताहले आपने मौका लग पाए। ये ज्यादा नहीं है, खारवा नहीं है विनोद भाई। अच्छा, ज्यादा खारा नहीं है तो मक्का लगा ना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं नहीं, होगी, मक्का लगा हाँ सकते मक्का हैं। लगा सकते ये कौन सी बीज ये उपयोग करेंगे इसमें? ये आप अफ्रीकन टाल एक वैरायटी आती है और एक आता है प्रताप मक्काचरी 6। ये दो वैरायटी जो है चारा चारा वाली है, ये किस्मों का आप उपयोग कर सकते हैं। जी जी हैं। बुझिपारे जी जी। आउ कार कौन प्रश्न अच्छे? हाँ अणाकर बाबू कहतु। ଆଜ୍ଞା ତ ପାରା ଘାସ ଟା ତାର ହଉଛି କେତେ ମାତ୍ରାରେ ରହୁଛି ପ୍ରୋଟିନ? ପାରା ଘାସ ଟା ଦେଲେ ଭଲ ନା? विनोद भाई समझ में आया क्वेश्चन? पैरा घास का कुछ बोल रहे हैं, इनका क्वेश्चन क्या है हरा पैरा घास? घास में हरा पारा घास में घास कितना प्रोटीन होता है, कितना प्रोटीन है? उसको हाँ देने से क्या ठीक है। फायदा है? देखिए पैरा घास में या किसी भी, आपको एक मोटा मोटा मैं आपको बताता हूँ, किसी भी घास वाली जो फसल होती है, चारा वाली जो फसल है, इनमें प्रोटीन की मात्रा देखें तो 7 से 9% तक होगी, इससे ज्यादा नहीं होगी। पैरा घास की हम बात करें तो इसमें 7 से 8% प्रोटीन की मात्रा होती है। एनर्जी या ऊर्जा की बात करें तो 50 से 60% होती है। पैरा घास लगाने का फायदा यहाँ पर यह है कि ऐसी जगह जहाँ पर आपका साल भर 1 फीट तक पानी भरा है, आप कोई भी दूसरी फसल नहीं लगा सकते हैं, तो आप पैरा घास एक विकल्प है जिसको लगाकर आप पानी वाली जगह से भी चारा उत्पादन ले सकते हैं। जैसे आप धान की अगर हम बात करें तो धान की फसल में तकरीबन आप पानी भर के रखते हैं 6 महीने, ठीक है। तो ऐसी फसल के बीच में हम अपने पैरा घास की लाइन भी लगा सकते हैं, साथ में धान भी लगाइए, पैरा घास चारा लगाकर आप चारा उत्पादन भी लेते रहिए। लाइन से लाइन की दूरी वही रखना आपको, 4 से 7 मीटर। आप धान की फसल भी ले लेंगे, आपको घास भी मिलती रहेगी, और जो नमी बच जाती है उसका उपयोग भी आप कर सकते हैं। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଲଗେଇଛି ତ ଆଜ୍ଞା କିଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ପଚାରିଥିଲି ଯେ हाँ କିଛି ना निश्चित କେମିତି ଦେଲେ ଖାଇତେ ତାର ଠିକ ହବ। ଭଲ କଥା ଆପଣ ଲଗେଇଛନ୍ତି। ସେଟା ବେସିକାଲି ଯୋଉ ବନ୍ୟା ପ୍ଲାବିତ ଅଞ୍ଚଳ ଗୁଡାକ ଯୋଉଗୁଡାକରେ ପାଣି ଜମିକି ରହେ ସେଭଳିଆ ଜାଗାରେ ପାରାଘାସ କରାଯାଏ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଜମିରେ ପାଣି ଜମିକି ନ ରହୁଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆହୁରି ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଧରଣର ଘାସ ଲଗେଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ସାର୍ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବି ଆଉ। ସାର୍ ଏଇଟା କଣ କି ଆମର କେନାଲ ଏରିଆ ତ, ସବୁ ଏଇ ପାଣିରେ ଯୋଉ ଧାନ ଫାନ ଫସଲ ହୁଏ ସେଟା ସବୁ ପାଣି ରହେ ସେ ଜାଗା ହଁ ଗୁଡା, ତାପରେ ହଁ ଏଇ ଖରାଟିଆ ସମୟରେ କମିଯାଏ ଆଉ। ହଁ ନାଇଁ ଯଦି ଜମିକି ରହୁଛି ତାହେଲେ ଅଲଗା କଥା, ସେଥିରେ ଆପଣ ପାରାଘାସ ଲଗାଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଜମି ଭଲ ଅଛି ତ ସେଥିରେ ଆପଣ ଅନ୍ୟ ଜିନିଷ ଲଗାନ୍ତୁ, ମକା ଲଗାନ୍ତୁ। ମକାରେ ବହୁତ କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ, ବହୁତ ଭଲ ପ୍ରୋଟିନ ଅଛି ଯୋଉଟା କି ଆପଣଙ୍କ କ୍ଷୀର ଉତ୍ପାଦନରେ ବହୁତ बहुत ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। पौष्टिक है। ସାର୍ ଠିକ ଅଛି। ହୁଁ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣ ବହୁତ ଗୁଡେ ଆପଣ ଆମର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ନିୟମିତ ଭାବରେ ଆଟେଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ହଉ। ଆଉ କାହାର କଣ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଲା ଭାଇ? ହ୍ୟାଲୋ ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା। ନମସ୍କାର। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଏଇ ସାଇଲେନ୍ସ ବନେଇବା ପାଇଁ ମକା ଗୁଡା ଧାନ ହେବା ସମୟରେ କରାଯାଏ ନା ଆଜ୍ଞା, ମକା ହେଲା ସମୟରେ ସାଇଲେନ୍ସ ବନାଯାଏ? କଣ ହେଲା ପ୍ରଶ୍ନଟା ଆଉଥରେ କଣ? ଏଇ ସାଇଲେଜ ବନେଇବା ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ମକା ଗଛ ଗୁଡାକୁ ହୁଁ। ଧାନ ହେବା ସମୟରେ କାଟିକି ସାଇଲେଜ ବନେଇବା ନା ଆଜ୍ଞା, ଯୋଉ ମକା ହେବା ସମୟରେ ହେଇସାରିଲେ? ନାଇଁ ମକା ଗଛରୁ ହିଁ ସାଇଲେଜ ବନାଯାଏ। ମାନେ ସାଇଲେଜ ବନେଇବା ପାଇଁ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ହଉଛି ମକା ଗଛ। ଆଜ୍ଞା ମକା ଗଛ ଯେ ଆଜ୍ଞା ସାର୍ କହୁଥିଲେ ତ, ଯୋଉ ଧାନ ଦେବା ସମୟରେ ମକା ଗଛକୁ କାଟିକି ସାଇଲେଜ ବନାଯିବ ବୋଲି କହୁଥିଲେ ତ। ଧାନ ଦବା ସମୟରେ ମାନେ ମକାରେ ଯୋଉ ଧାନ ଆସେନି କି? ହଁ ଆଜ୍ଞା ଫୁଲ ଦିଆଯାଏ ଆଜ୍ଞା। ହଁ ମକାର ସେଇ ଫୁଲ ହେଲା। ତ ସେଇଟା ସେ ମକାର ଧାନ କହିଥିବେ। ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଆଜ୍ଞା ଆମର ଏପଟେ ସେମିତି ସେଇଭଳିଆ କୁହନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ତ। ହଁ ହଁ ତ ସେଇଟା ସେ କଣ କହୁଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ମକା ଟା କଷିଥିବ, ମକା ଟା ପୁରା ହେଇନଥିବ, ଯୋଉଟାକୁ ଆଜ୍ଞା ଚିପିଲେ ଆଜ୍ଞା କ୍ଷୀର ବାହାରେ ଆଜ୍ଞା ହେଲା, ତ ସେଇଟା ହଉଛି ସବୁଠୁ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ସମୟ ସାଇଲେଜ ବନେଇବା ପାଇଁ। ଆଜ୍ଞା ପୁରା ମକା ହେଇଯିବା ଦ୍ଵାରା ଆପଣଙ୍କ ସେଥିରେ ବହୁତ ଗୁଡାଏ ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ୱ ସରିଯାଏ। ଆଜ୍ଞା
ତେଣୁ ସେଇଟା ଯୋଉ ମକା ଗଛରେ ମକା ହେଲା ଏବଂ ମକାର ଫୁଲ ଆସିଗଲା, ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମକା କଷିଥିବ ଚିପିଲେ ମଞ୍ଜିକୁ କ୍ଷୀର ବାହାରୁଥିବ, ଆଜ୍ଞା ସେଇଟା ହଉଛି ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ସମୟ ତାକୁ କାଟିକି ସେଇ ଟାଇମରେ ସାଇଲେଜ ବନେଇବା ପାଇଁ। ଆଜ୍ଞା ହେଲା, ଏଥର ବୁଝିପାରିଲେ? ଆଜ୍ଞା 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 ବୁଝିଲୁ ଆଜ୍ଞା। ହଁ, ମୁଁ କହିଲି ଧାନ ଆଉ ମକା ସାଙ୍ଗରେ କଣ ସମ୍ପର୍କ ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନଥିଲି। ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ମକା ଗଛ ଯେତେବେଳେ ଧାନ ଦିଏ ସେତେବେଳେ କହୁଥିଲି ଆଜ୍ଞା ମୁଁ। ନା ନା ନା, ଆଉ ସେ ଠିକ ଅଛି। ଫୁଲ ଦିଏଟା ହଁ ହଁ ହଁ, ମକାର ଫୁଲ ଆଜ୍ଞା ଯେତେବେଳେ ଆସିଥିବ ହେଲା। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ହଁ, ଆଉ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ? ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଆଉ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ବି ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ଆପଣ ବି ନିୟମିତ ଭାବରେ ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଟେଣ୍ଡ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା କରୁଛନ୍ତି। ହଉ, ଆଉ କାହାର ପ୍ରଶ୍ନ? ଯୋଗେନ୍ଦ୍ର ବାବୁ। ଆଉ ଆଜ୍ଞା ହଁ ସାର୍, ଆଜୁଲା ସାର୍ ମୁଁ କରିଥିଲି ଚାଷ ଆଗରୁ। ହଁ ସାର୍ ଆଜୁଲା ସାର୍ ମୁଁ ଚାଷ ଆଗରୁ କରିଥିଲି, ଆଜୁଲା ଯଦି କରିଥିଲି ହୁଁ ସବୁ ଗାଈ ଆଜୋଲା ଖାଇବା ପାଇଁ ଏତେ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରୁନଥିଲେ, କିଛି ଗାଈ ଖାଉଥିଲେ, କିଛି ଗାଈ ଟିକେ ଇଏ ହଉଥିଲେ, ସେ ତାକୁ ହୁଁ ଧୋଇକି ବି ଦିଆ ହଉଥିଲା। ହୁଁ ଆଉ ସେ ଆଜୋଲା ଚାଷରେ କିନ୍ତୁ ବେନିଫିଟ ପ୍ଲସ ପଏଣ୍ଟ ସାର୍ ମୁଁ ପାଇଛି। ହୁଁ କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଆଉ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିପାରିଲିନି, ଏଇ ଯୋଉ ଘାସ ମୂଳ ଆଣିକି କିଛି ବିଲ ଲଗେଇଛି। ତେଣୁ ହୁଁ ଆଜୋଲା ଚାଷରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ସେ ମୁଁ କରିବା ଆପଣ 2013 ହୁଁ 14ରେ ସାର୍ କରିଥିଲି, ଆଉ 6 ବର୍ଷ ହେଲା ସାର୍ ଆଉ ସେଗୁଡା ମୋର ନାହିଁ, ସେ ପିଟ୍ ସବୁ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି। ତେଣୁ ହୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଡଭାନ୍ସ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଆଉ କଣ ଆଜୋଲା ପାଇଁ ନୂଆ କିଛି ଆଉ ଆସିଛି କି? ओके, विनोद भाई। हाँ तो विवेकानंद जी का जो प्रश्न है वो है कि वो पहले अजोला करते थे, ठीक है। उसमें से कुछ जानवर उसको खाने में इंटरेस्ट दिखाते थे, कुछ नहीं। हम्म हालांकि उनको थोड़ा फायदा तो जरूर मिला था अजोला से। हम्म तो 2016 करीब में वो तब अजोला करते थे, अब वो घास चारा लगा रहे हैं। ठीक है। लेकिन वो जानना चाहते हैं क्या क्या कोई नया टेक्नोलॉजी या नया कोई बीज या नया कोई ऐसा कुछ आया अजोला के लिए जिसको कर सकते अ, किसान भाई देखिए, एजोला जो है चारे वाली फसल नहीं है ये। आपने इसको खिलाया होगा, आपको फायदा जरूर मिलेगा, क्योंकि इसमें प्रोटीन की मात्रा 20% से ज्यादा होती है एजोला में। लेकिन एजोला को आप ऐसा हरे चारे की तरह नहीं खिला सकते, इसे आप कैटल फीड की तरह या कंसंट्रेट फीड जो होता है खल 1 से 2 किलो तक ही पशु को खिला सकते हैं। ठीक है। साथ ही साथ आपको इसके लिए पानी की आवश्यकता होगी, आपको जमीन लगा के रखना या पानी भर के रखना पड़ेगा। तो जनरली क्या होता है, जो एजोला है ये हरी खाद की तरह उपयोग करते हैं खेतों में। चारे के लिए इसका उपयोग नहीं है, लेकिन कुछ कुछ किसान भाई इसका चारा में भी उपयोग कर सकते हैं, ऐसा केटल फिट कंसंट्रेट के रूप में 1 किलो या 2 किलो आप खिला सकते हैं। अ, अगर आप कोई किसान भाई अगर एजोला की खेती भी करके चारा लगाना चाहता है, तो उनके लिए मेरा एक सुझाव रहेगा कि अगर आप धान की खेती कर रहे हैं, तो धान की खेती में पानी भरा होता है, तो इसमें आप एजोला की खेती भी साथ में कर सकते हैं। ये क्या करेगा, धान में खरपतवार आने नहीं देगा। जो पानी भरा होगा उसमें मच्छर भी नहीं पनपते हैं। साथ ही साथ जो ये क्या करेगा, वायुमंडल से नाइट्रोजन लेकर आपकी धान की फसल को नाइट्रोजन भी देता रहेगा, तो आपकी धान की फसल का उत्पादन भी मिलता है, आपको अलग से जमीन नहीं लगानी पड़ेगी। साथ ही साथ नाइट्रोजन तो मिला है, आपको हरा चारा भी मिलता रहेगा। और जब ये सूख जाता है तो इसको कुछ मात्रा में सुखा कर आप स्टोर करके भी रख सकते हैं। और सुखा कर भी आप एजोला को हरे चारे की तरह या कंसनट्रेट की तरह खिला सकते हैं, 1 से 2 किलो, इससे ज्यादा मात्रा में नहीं खिलाते हैं। बुझिपारे? तो अजोलार अन्यान्य फायदा भी अच्छी, जोटा कि आपनकर धान चाष जोटी होउछि सेठी आपण अजोला देई परिवे। माने पानी जमिकी अच्छे तो सेठी अजोला चाष भी करि परिवे। आ द्वारा पानी तो मशा भी हबनी एवं से वायुमंडल नाइट्रोजन टाणी कि आपनकर धान को देई परिवे, जोटा कि नाइट्रोजन बहुत आवश्यक धान चाष रे। माने जोटा आम यूरिया तरफ देकी जोटा करू सेटा से कामटा से करि परिवो। एवं ता छड़ा सेतरे जो ये हुए कौन ताको कहते खरपतवार माने जो बालुंगा घास, से बालुंगा घास बा अन्यान्य से भलिया उद्भिद सेगुडा को भी हवा पाई दबनी। तो सेटा आपण करि परिवे जदि करिया पई इच्छुक। किंतु सेटा गोटे नियमित ए जो हरा चारा बा सबुज चारा बोली ताको कुहा हबनी। सेटा गोटे कनसेंट्रेट आपण देई परिवे, किछि किछि मात्रा 2-4 किलो करके आपण देई परिवे। हौ ताले आपण मानकर प्रश्न रु हम भावुछु जहा यथा संभव हम उत्तर देइछु। एवं आपण माने जहा सुनिले ताकू जदि कार्य लगे ताले निश्चय उपकृत हेबे। चेष्टा करंतु समस्ते सठिक भाव में साइलेज बनैयार पद्धति टाकू फॉलो करी अनुसरण करी साइलेज बनाइबे। एवं गोरु को सबुज चारा आपण वर्ष जाक आपण ता द्वारा उपलब्ध करई परिबे।
पोषण बहुत आवश्यक गोरु प्रति ताकू जदि आप सठिक पोषण देवे तेबे तार रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़िबो एवं क्षीर उत्पादन क्षमता मध्य बढ़िबो सेते पर्यंत आपण निजर ध्यान रखंतु एवं भल भाव रुहतु सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करंतु मास्क पिनंतु ठीक अछि पुणी आउथरे देखा हबो से पर्यंत नमस्कार।